हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें हम पहले पता करेंगे फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं। जिसे हम आप लोगों को बताया कि प्लांट को कैटेगराइज किया गया था कई सारे क्लासेस में। ठीक है, तो कई सारे डिवीजन में कह सकते हो डिफाइन किया गया था। ये जैसे कि सिंपल सा हम बताए थे कि थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जो इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उन्हीं के पास कैपेसिटी होती है फ्लावरिंग फिनोमेना। ठीक है, केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही फ्लावर ऑक्युपाई करता है। उसके पहले जितने भी जैसे थैलोफाइटा हो गया या कह सकते हो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जो थे, इसमें देखोगे तो इसमें कोई भी फ्लावरिंग फिनोमेना नहीं होता है। ठीक, अब देखो, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज। एक को हम कहते हैं डाइकॉट और दूसरे को हम कहते हैं मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में जब मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बताया गया था, वहां पर डिफाइन किया गया। ठीक, मार्फोलॉजी जब प्लांट का डिफाइन किया गया था वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। अब देखो, जब हम पढ़ते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट का, तो इसमें बोलते हैं कि दो कॉटिलेडन होता है और इसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है। ठीक, अब जब कॉटिलेडन के बेसिस पर हम डाइकॉट और मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिवाइड करते हैं तो इसमें बोलते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, बियर फ्लावर, या कह सकते हो कंसिस्ट फ्लावर। ठीक है, इनके पास फ्लावर रहता है। जब इनके पास फ्लावर है तो ये क्या करेंगे, उसी फ्लावर के बेसिस पर ये रिप्रोडक्शन करेंगे। देखो, आप लोग समझते होंगे कि प्लांट में फ्लावर क्यों होता होगा। ठीक है, अगर आप लोग जनरल सोचिए कि प्लांट में फ्लावर का क्या काम होता है। आप लोग देखे होंगे जब भी कोई प्लांट अगर फ्लावरिंग फिनोमेना शो करेगा तभी उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। जितने भी प्लांट आप लोग देखिए, अगर उसमें फ्लावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें फ्लावर बन रहा है तो वही फ्लावर आगे चलकर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर फ्लावर नहीं आ रहा है, जैसे इस समय आम का सीजन है, तो बौर जो होता है, अगर बौर ना आए तो उस आम के प्लांट पर कोई भी फल नहीं लगेगा आम का। ठीक है, तो बौर एक तरह का आम का फ्लावर है। ठीक है, उसी के कारण वो क्या किया है, फ्लावरिंग फिनोमेना, और उसके बाद वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। और उसी फ्रूट के अंदर आप देखेंगे तो गुठली पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं उसका सीड है। ठीक है, और उस सीड को लगाओगे तो न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होगा। तो उसी पर जब इसके पास फ्लावर होता है तो आप लोग देखे होंगे कि फ्लावर को हम लोग कई तरह से यूज करते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या करता है, उस फ्लावर का बहुत तरीके से यूज करता है। कोई फूल चढ़ाने के काम आता है, कोई फूल को देने के काम आता है, किसी को प्रपोज करने के काम आता है। आप लोग करते होंगे, हमें पता है, ऐसा मत सोचिए कि हमें नहीं पता। किसी को बताने के लिए यूज करते हैं या अपना इमोशन दिखाने के लिए उसको यूज करते हैं। कोई मर जाए तो उसके लिए यूज करते हो फ्लावर। तो फ्लावर का हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, लेकिन फ्लावर इसके लिए नहीं होता। ठीक है, ये तो हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर का यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्लावर जो बनाया अपने लिए वो बनाया है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो एक फ्लावर अगर आप तोड़ रहे हैं तो उसका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट तोड़ रहे हैं।
ठीक है, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। ठीक, तो ऐसा मत किया करिए कि फूल को तोड़े और किसी को दे दिए, यानी कि उसका क्या किए हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट तोड़ दिए हो। दूसरा, फूल को तोड़े उसको चढ़ावा में चढ़ा दिए कि भगवान खुश हो जाएगा। भगवान खुश नहीं होता है, ठीक है। वो फूल किसके लिए आया है, उसका क्या काम है, आप उस काम को करने ही नहीं दे रहे हो उसका, और आप कह रहे हो भगवान खुश होगा। ऐसा नहीं होता है। आप लोग कोशिश ये करिए कि कम से कम फ्लावर को डैमेज करिए, जिससे कि हमारा जो अर्थ है, जो एटमॉस्फेयर है, वो मेंटेन कर ठीक है, जिससे कि सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वो सीड आगे चलकर प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। तो इतनी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, जब इस फ्लावर को देखते हो तो प्लांट को अगर देखो आप लोग, अगर वो बच्चा है यानी कि छोटा सा है, तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत फ्लावर आ जाता है। एक सर्टेन टाइम के बाद देखते हो कि उसका जो स्टेम होता है या जो सूट होता है वही मॉडिफाइड होता है, और मॉडिफाइड होकर वही चेंज होता है फ्लावर में। तो अगर हम प्लांट की बात करें, चाहे वो डाइकाट हो या मोनोकाट हो, अगर इस प्लांट में फ्लावर बनाना है तो इसका जो सूट पार्ट है यही आगे चलकर डेवलप होगा फ्लावर में। ठीक है, जब सूट पार्ट चेंज हो रहा है फ्लावर में, तो यहाँ पर क्या ऐसा फेनामेना होता होगा। जैसे सिंपल सा अपने आप को देख लो या ह्यूमन के कंडीशन में देखो, तो ह्यूमन के कंडीशन में जो जुवेनाइल, जो बच्चे या बाल्यावस्था होता है, उसके बाद वयस्क अवस्था जो आता है या एडल्ट स्टेज जो आता है, देखते हो जो जुवेनाइल फेज होता है उससे एडल्ट फेज में कन्वर्ट होने में कई सारा चेंजेस उसके बॉडी में देखने को मिलता है। और वो चेंज किसके कारण से होता है, आप लोग इसमें पढ़े होंगे 11th में, जो एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में बोला गया था कि कई सारा हार्मोनल चेंज होता है ह्यूमन के कंडीशन में, जैसे FSH लेवल चेंज होता है, LH लेवल चेंज होता है, इसके अलावा एस्ट्रोजन चेंज होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेंज होता है। तो कई सारा हार्मोन, उसी तरह प्रोलैक्टिन हार्मोन चेंज होता है, ऑक्सीटोसिन चेंज होता है। तो कई सारा हार्मोन का लेवल चेंज होता है, जिससे कि वो जुवेनाइल फेज से एडल्ट फेज में चेंज होता है। ठीक है, उसी तरह प्लांट को अगर देखोगे तो इसका जो सूट है, इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज चेंज हो रहा है फ्लावर में। फ्लावर को हम कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि इसी के बाद सीड या फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तो रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है, तो अगर वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज करना है किसी भी प्लांट के पार्ट को, तो हमें क्या करना होगा, कई सारा केमिकल और हार्मोनल चेंज होगा। ठीक है, कई सारा केमिकल और हार्मोनल चेंज होगा, जिससे कि ये क्या करेगा, वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब बेटा जब इतना समझ में आ गया तो आप लोग देखे होंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर को। अगर जनरल व्यू में देखो आप लोग, या 11th में अगर देखे होंगे मार्कोलॉजी जहाँ पढ़ाया गया होगा, वहाँ पर बताया गया होगा कि फ्लावर के स्ट्रक्चर को जब ध्यान से देखोगे तो उसमें 4 पार्ट आता है। ठीक है, किसी भी एक फ्लावर को देखो तो आप उसमें 4 पार्ट को देख सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट देखने को मिलता है, अगर फ्लावर को आप बड कंडीशन में देखें, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। फ्लावर को अगर आप बड कंडीशन में देखें, सिंपल सा मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये सपोज करो एक प्लांट है, यहाँ पर उसका एक ब्रांच है, इसी ब्रांच के टिप पर ये बड है। ठीक है, इस बड को अगर देखोगे तो आप इस बड को देखोगे तो इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का,
अगर ध्यान दोगे तो इस बर्ड को जब देखोगे आप लोग तो एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। जो कली फॉर्म होता है वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, और जो ग्रीन कलर होता है उसको अगर आप लोग खोलोगे, अगर पकड़ के फाड़ोगे तो वो 5 पार्ट में, कभी कभी 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो डिवाइड पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, उसी को हम नाम देते हैं कैलिक्स, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट होता है, जो कली को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसी को हम नाम देते हैं कैलिक्स। अब यही ग्रीन पार्ट जब ये बर्ड जो होगा चेंज होगा, जब इसमें हार्मोनल और केमिकल चेंज होगा, तो ये क्या करेगा, फ्लावर के कंडीशन में डेवलप होगा। जब फ्लावर के कंडीशन में डेवलप होगा तो आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें देखने को। ये इसका मान लो थैलमस होता है, जहाँ पर फ्लावर का जितने भी पार्ट होते हैं सब अटैच हो, उसी को हम कहते हैं थैलमस। अब इसी थैलमस पर सारे फ्लावर के स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं। जिस पैटर्न में ये अरेंज हो रहा है, उसी पैटर्न को आप लोग पढ़े होंगे, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये जो जितना भी पार्ट हम बता रहे हैं, आप लोग 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में आप लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़े होंगे कि किस प्लांट में कितने कैलिक्स होते हैं, कितने करोला होते हैं, कितने एंड्रोसियम होते हैं, कितने गायनोसियम होते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो उसमें डिटेल में मॉर्फोलॉजी में ये सारी पैटर्न बताया गया, ठीक है। इसलिए हम डिटेल में नहीं, बस सिंपल सा एक जनरल व्यू दे रहे हैं। जो ये पूरे फ्लावर के पार्ट थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, ये सब जहाँ पर अरेंज होते हैं, जिस पैटर्न में अरेंज होते हैं, उसी को हम नाम देते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसी इन्फ्लोरेसेंस पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम अटैच होता है। अब ये जो पैटर्न है, इस पर जैसे ही अटैच होते हैं, तो जहां पर ये अटैच है उसी पार्ट को हम कहते हैं थैलमस, ठीक है। इस थैलमस से क्या होगा, इस तरह से ऐसे क्या होगा, कैलिक्स होगा, ठीक है। कैलिक्स के बाद आप लोग देखे होंगे फ्लावर को, अगर आप लोग देखिए तो फ्लावर में जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जिसको देखकर हम मन मुग्ध हो जाते हैं, ठीक है, उस पार्ट को हम नाम देते हैं करोला। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम नाम देते हैं करोला, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम नाम दिए करोला। अब इसी जो थैलमस होता है, इसी थैलमस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ सुराही के आकार का। आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं गायनोसियम। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम नाम दिए गायनोसियम, ठीक है। और इसी अगर हम कह रहे हैं फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हैं। तो इसी फ्लावर के पैटर्न पर यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर। आप लोग अगर इसका बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो
तो एक गुलमोहर का प्लांट है, अब इस समय बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, आप लोग रोड के किनारे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा प्लांट होगा और उसमें रेड रेड कलर का एक गुच्छे की तरह फ्लावर लगा होगा। तो उसको अगर देखेंगे तो आप एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किसको हम कैलिक्स कह रहे हैं, किसको हम करोला कहते हैं, किसको एंड्रोसियम कहते हैं, किसको गाइनोसियम। देखो होता क्या है, जो ये एंड्रोसियम, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम नाम देते हैं एंड्रोसियम। ठीक, अब देखो जो कैलिक्स होता है, अगर एक को लिया जाए तो इसका जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं सेपल। ठीक, अगर करोला है तो इसके एक यूनिट को हम कहते हैं पेटल। अगर एंड्रोसियम है तो एक यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन, और गाइनोसियम है तो इसके एक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, डिटेल में अच्छे से, इतना अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि जितना भी पैटर्न है आप लोगों को बस यही दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। जो सेपल और पेटल है ये क्या करते हैं, सेपल जो होता है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, और पेटल जो होता है ये अट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, अब अट्रैक्शन किसको करता है, जैसे हम बोलें कि जो कलर पार्ट होता है जिसको हम देखकर मंत्रमुग्ध होते हैं, उसी पार्ट को हम कह रहे हैं करोला, या इसके एक स्ट्रक्चर को। जैसे गुलाब का फूल आप लोग देखो तो गुलाब के एक पत्ती को निकालो, जो फूल है उसमें से एक पार्ट को निकालो, तो एक पार्ट को हम कहते हैं पेटल। ठीक, अगर पूरे गुलाब के जो रेड कलर का दिख रहा है उस पूरे पार्ट को अगर ले लिए तो उसी को हम कहते हैं करोला। उसी तरह कैलिक्स होता है, उसी तरह एंड्रोसियम, उसी तरह गाइनोसियम होता है। अब देखो जो पेटल होता है ये क्या करता है, अट्रैक्शन का काम करता है। जैसे गुलाब का फूल देखें तो हम कभी भी कैलिक्स को देखकर अट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी भी स्टेमेन को देखकर अट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी भी गाइनोसियम या कार्पेल को देखकर अट्रैक्ट नहीं होंगे। किसको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, करोला को। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर होता है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक, तो जो खूबसूरत चीज़ है हम उसी को देखकर अट्रैक्ट होंगे, तो उसको जब देखकर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर अगर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, हमें नहीं, ये उसको अट्रैक्ट करेगा जिससे इसका फायदा होता है। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं बनाया है कि हम गुलाब का फूल को तोड़े और किसी को जाकर प्रपोज कर दें या किसी को दे दें, ये काम के लिए नहीं ये बनाया है। ये किसको बनाया है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। और अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं है, अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है आगे चलकर हम लोग डिस्कस करें। जो इसके जो मेल गैमीट होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये किसको रख रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट को लाने के लिए रख रहा है। ठीक है, न कि हमको। और साथ में पॉलिनेटिंग एजेंट को ये नेक्टर भी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एंड नेक्टर प्रोवाइड। तो इन दोनों का रोल क्या कभी भी रिप्रोडक्शन में हो सकता है? सिंपल से सोचो, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन, और ये अट्रैक्शन। तो इसका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है, नो डायरेक्ट रोल फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसी को हम कहते हैं
नॉन इसेंशियल वर्ड, ठीक है, नॉन इसेंशियल वर्ड है, यानी कि इसका जो घेरा है इसका कोई भी काम नहीं है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसी को हम कहते हैं नॉन इसेंशियल वर्ड। ठीक, अब देखो जब ये नॉन इसेंशियल वर्ड है तो अब हमें इसेंशियल चाहिए, तो इसेंशियल जो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिसिपेट फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसी को हम कहते हैं इसेंशियल वर्ड। अब बोलोगे कि सर क्यों इसको नॉन इसेंशियल वर्ड कर रहे हैं, क्यों इसको इसेंशियल वर्ड, इसको हम इसेंशियल बोल दें, इसको नॉन इसेंशियल बोल दें, तो क्या फर्क होगा? देखो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के पर्पज से, और हम फ्लावर में उस कंपोनेंट को देखेंगे जो रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन में ये दोनों एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों करते हैं अभी बताएंगे, लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। ये क्या कर रहा है, केवल प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को बचा रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको किसी को बुला रहा है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये नॉन इसेंशियल हो गया और ये इसेंशियल हुआ। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो ये तो प्रॉपर्टी हो गई इसकी, इतनी प्रॉपर्टी हो। अब जो इसको लिखने के बाद आप लोग नीचे लिखना, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये पिस्टिल या कार्पेल है, ये जो ये पिस्टिल या कार्पेल है और जो स्टेमेन है, ये क्यों इसेंशियल कहलाए या क्यों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाए? क्योंकि इससे आगे चलकर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये आगे चलकर कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करेगा। इसीलिए हम कहें ये रिप्रोडक्टिव इसेंशियल वर्ड है। तो जब ये रिप्रोडक्टिव इसेंशियल वर्ड है तो ये क्या बनाएगा? तो गाइनोसियम जो होता है ये आगे चलकर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, और जो एंड्रोसियम स्टेमेन है ये आगे चलकर मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। ठीक, और हमें क्या बनाना था, यही ना बनाना था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और यही दोनों आपस में सिनगैमी कर कर या फर्टिलाइजेशन कर कर जाइगोट बनाएंगे, और उसी जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और उसी एम्ब्रियो से आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन बनेगा। तो ये प्रोसेस जब तक गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक क्या ये प्रोसेस हो सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए एंड्रोसियम जो होता है स्टेमेन, और यही स्टेमेन के पास मेल गैमीट बनाने की कैपेसिटी होती है। उसी तरह गाइनोसियम के पास कार्पेल या पिस्टिल होता है जो आगे चलकर फीमेल गैमीट बनाता है, जिसको हम कहते हैं ओवम या एग सेल, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये बनाने की प्रॉपर्टी। अब देखो जब इतना प्रोसेस आप लोग जान गए तो एक दो पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें लिखिए, ए फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट फॉर रिप्रोडक्शन by the help of hormonal and structural change, by the help of hormonal and structural change, ठीक है, and develop a flower primordial, फ्लावर का स्ट्रक्चर डेवलप, इसी को हम कहते हैं, जो ये बड है इसी को फ्लावर प्रिमॉर्डियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो फ्लावर प्रिमॉर्डियल होता है आगे चलकर, ठीक है,
लिखना, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर दे कंसिस्ट फोर वर्ड, दे कंसिस्ट फोर वर्ड, कौन कौन? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। आप लोग लिख लीजिए, दे कंसिस्ट फोर वर्ड कॉल्ड कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। Androsium and gynosium, next point, androsium and gynosium is essential word for development of male and female gamete respectively, for development of male and female gamete respectively। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, जो एंड्रोसियम होता है उसमें हम मेल स्टमेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टमेन की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो लिखना, हेडिंग डालना, आप लोग हेडिंग डालिए, स्टमेन, स्टमेन, हेडिंग डालिए स्टमेन। देखो जो स्टमेन होता है, अगर इसको आप लोग देखें तो इसमें दो स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्टमेन को अगर आप लोग प्रॉपर देखें तो इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट, कंसिस्ट, यहाँ पे लिख लेना, टू स्ट्रक्चर। एक को हम कहते हैं फिलामेंट और दूसरे को हम कहते हैं एंथर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर कहलाता है फिलामेंट और दूसरा स्ट्रक्चर कहलाता है एंथर। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए तो अभी हम जस्ट बनाए थे, ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है। ये पार्ट कहलाता है एंथर और ये पार्ट कहलाता है फिलामेंट। ठीक है, जो फिलामेंट होता है ये कैसा है? लॉन्ग है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन नेचर। ठीक है, और जो फिलामेंट होता है जिससे हम बताए थे कैलिक्स और करोला का कोई काम नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, उसी तरह फिलामेंट भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। ठीक है, ये क्या करता है? ओनली हेल्प फॉर अटैचमेंट। ठीक है, किससे अटैचमेंट करता है? थ्रू थैलेमस। जो थैलेमस होता है उसी से अटैच करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल। तो इसको अगर ये रिप्रोडक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करता तो ये कैसा नेचर होता है? स्टेराइल नेचर होता है। ठीक है, ये स्टेराइल नेचर होता है। तो इतनी प्रॉपर्टी आप लोग जान कर रखिएगा। ठीक है, फिलामेंट के बारे में कम से कम ये 3 पॉइंट आप लोग याद कर कर रखिएगा। अब नेक्स्ट जो आता है, जो हमें मेजर पढ़ना है, उसी को हम कहते हैं एंथर। ठीक, तो एंथर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं एंथर के बारे में। ठीक है, एंथर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करते हैं।
तो एंथर को हम बोले कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। यहाँ पर हम बोले कि स्टेमेन जो होता है ये मेल गैमीट बनाता है। तो स्टेमेन दो स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, एक फिलामेंट एक एंथर। जो फिलामेंट होता है इससे कोई भी मेल गैमीट नहीं प्रोड्यूस होता, तो यानी कि एंथर के पास ही प्रॉपर्टी होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। इसी में मेल गैमीट बनता है, और जो मेल गैमीट का स्ट्रक्चर बनता है वो पहले इनिशियल में ये किस फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन के फॉर्म। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन के फॉर्म में रह रहा है। अब जब बात आती है कि इसके स्ट्रक्चर की बात आती है, तो इसके स्ट्रक्चर को आप लोग देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये जब दो पार्ट में इक्वली डिवाइड है, तो इस पार्ट को अगर डिवाइड करने वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, एंथर को या यहाँ पर ना बनाकर आप लोग सिंपल से यहाँ पर बना लीजिए। ये क्या कर रहा है, एंथर को फिलामेंट से बाइंड करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए तो ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई भी पार्ट, ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर, सपोज करो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो दो पार्ट में अगर इक्वली ये डिवाइड है तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, ये दो लोब में डिवाइड है, ठीक। तो ये दो लोब में डिवाइड है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम एंथर को देखें तो एंथर किस फॉर्म में होता है, एंथर इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ, ठीक है। इसको अगर आप देखिए तो ये दो स्ट्रक्चर में है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर इस बाई लोब्ड स्ट्रक्चर को देखो तो ये हर एक जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या करेगा, सेगमेंट में डिवाइड हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये सेगमेंट में डिवाइड होता है। ये जो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है इसको फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। तो जो ये पार्ट होता है ये डिवाइड होता है, तो जिस सेप्टम से डिवाइड होता है, ये सेप्टम होता है इसके अंदर, इसी सेप्टम से ये डिवाइड होता है। और एक लोब अगर एक मान लो ये स्ट्रक्चर है, सपोज करो ये स्ट्रक्चर है, इससे अगर हम बीच में ऐसे रख दें तो एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, तो ऐसे हर एक लोब को कहते हैं ईच लोब कंसिस्ट टू थीका, ठीक है। ईच लोब कंसिस्ट थीका, ठीक है, थीका। और अगर ये थीका इसके अंदर आ गया तो उसी को हम कहते हैं डाई थीकस कंडीशन, ठीक है। ये डाई थीकस कंडीशन होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, सपोज करो हम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
यहां पर देखिए आप लोग, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया। अगर इसको प्रॉपर देखिए आप लोग तो ये इस तरह से नहीं और ऊपर कर सकते हैं, ये एक लोब हो गया, ठीक है। एक लोब ये हो गया, ये फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। उसी तरह ये लोब एक हो गया, ये फर्दर डिवाइड हुआ है दो पार्ट में। तो अगर एक लोब में देखें तो दो थीका, उसी तरह एक लोब में दो थीका, तो उसी को हम कहते हैं डाईथीकस कंडीशन, ठीक। अगर ये डाईथीकस कंडीशन में, तो हर एक थीका के अंदर एक छोटा सा कॉर्नर पर देखेंगे तो कॉर्नर पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऐसे, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक स्ट्रक्चर, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? जो डाईथीकस है, ईच स्ट्रक्चर या थीका कंसिस्ट वन माइक्रोस्पोरेंजियम एट कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को हम नाम देते हैं, अगर हर एक कॉर्नर पर है तो टोटल कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होगा? ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम को हम कह सकते हैं टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग एंथर का याद कर। अब देखो, ये तो कॉमन हो गया, ये तो जनरल हो गया, सब में लगभग यही तरीके से पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम मालवेसी फैमिली को देखें, इन मालवेसी फैमिली, तो इसमें जो डाईथीकस कंडीशन देखने को मिलता है, यहां पर वो कंडीशन नहीं देखेगा, यहां पर मोनोथीकस कंडीशन पाया जाता है। ये एक्सेप्शन होता है, ये आप लोग याद कर कर रखिएगा कि मालवेसी फैमिली जो होता है, यहां पर मोनोथीकस कंडीशन देखने को मिलता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लोब 2 होते हैं, लेकिन जो थीका होता है वो सिंगल होता है, हर एक में एक होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होता है, इतना आप लोग याद कर रखें। अब जब इतना आप लोगों को पता हो गया, ठीक है, आप लोग अगर इतना पता कर लिए, तो अब आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना था? मेल गैमीट बनाना था या पॉलन ग्रेन बनाना, और ये पॉलन ग्रेन जो होता है इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया जाता है, ठीक है। ये जो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसी चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी लेबलिंग करें, ठीक है, तो इसी में कई सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। और यहाँ पर ये पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब जो ये पॉलन ग्रेन होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम कंडीशन होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो कंडीशन होता है, इसी में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब सेल, कई सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वही आगे चलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसमें कॉम्पैक्ट ऑफ सेल्स पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज, ठीक है।
तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इन माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यूज। अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे चलकर डिवीजन करेगा और डिवीजन कर कर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा और वही माइक्रोस्पोर आगे चलकर डेवलप कर कर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, और आप लोग बहुत पेशेंस होकर बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। और दुआ करो, भगवान से मनाओ या जिससे भी मनाना है मनाओ कि लॉकडाउन खुल जाए और आप लोगों को जो पढ़ाई है वो और बेहतर ढर्रे पर आ जाए और बेहतर तरीके से डेवलप हो सके, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं ऑनलाइन का, ठीक है। तो आप लोग कम से कम कोशिश करिए यही कि जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ लीजिए। जो नेक्स्ट जब हम लोगों का इंटरेक्शन होगा ऑफलाइन में तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से इंटरेक्ट होकर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।